स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 मैंने फिजिक्स में आपको लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया था कैपेसिटेंस पढ़ाया था। ऑलमोस्ट कैपेसिटेंस आपका पूरा एंड हो गया है। मैंने आपको व्हाट इज कैपेसिटेंस में बता दिया था और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस भी बता दिया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बता दिया था, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटेंस भी बता दिया था मैंने। मोस्टली सब कुछ हो गया है कैपेसिटेंस में। जो भी चीज़ें थी, दो तीन चीज़ें जो आपके थ्योरिकल हैं वो भी आप एक बार रिपीट कर सकता हूँ मैं। जैसे आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो शायद मैंने नहीं बताया था, वेरी इजी है, आप लोग बुक से पढ़ सकते हो, मैं बता भी दे रहा हूँ। एनी सरफेस विच हैज इक्वल पोटेंशियल एवरीवेयर, यानी ऐसा सरफेस जिसपे सभी जगह पे पोटेंशियल जो आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, वो आपका इक्विपोटेंशियल होता है। फिर से ध्यान सुनिएगा, द सरफेस विच हैज इक्वल पोटेंशियल एवरीवेयर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर आपका बचेगा पोलर एंड नॉन पोलर। तो ऐसे डायलेक्ट्रिक्स जो पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, द डायलेक्ट्रिक विच मेड ऑफ पोलर डायलेक्ट्रिक, पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर जो डायलेक्ट्रिक बने होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पोलर डायलेक्ट्रिक्स, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। ठीक, ध्यान सुनिएगा, द डायलेक्ट्रिक्स विच मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स विच मेड with the help of polar molecules known as polar dialectics, और जो मॉलिक्यूल्स जो डायलेक्ट्रिक्स आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उसको बोलते हैं नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। वेरी इजी है, पढ़ सकते हो बुक में, आपका केमिस्ट्री में गिवन है। और वो भी याद रखना है, सेंटर ऑफ मास जो प्लस माइनस सब कुछ पता है, आप पढ़ लोगे, मुझे पता है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। नया जो चैप्टर है मेरा, इसको न्यूमेरिकल भी कराया था मैंने कैपेसिटेंस के। अब जो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो रही है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे हम। क्लास 12 में आ गए हो आप लोग, और क्लास 10 में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, तो वेरी इजी है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की। अभी जो आप पढ़ रहे थे चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, चार्ज आपका रेस्ट में था, अब चार्ज आपका क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट में हम बात करेंगे द फ्लो ऑफ चार्ज, तो वही चीज बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात, अभी तक मैंने पढ़ा चार्ज के बारे में। चार्ज आपका रेस्ट में था, उसको बोल दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब आपका चार्ज फ्लो होने लगा, उसको बोल दिया गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, क्योंकि तुमको पता है, खुद आप लोगों सबको पता है कि जो चार्ज होता है किसी कंडक्टर में फ्लो करता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, I equal to Q upon T. The rate of flow of charge in a conductor known as electric current. ठीक है, I equal to Q upon T होता है। इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट आपकी क्या होगी, Q मीन कूलम, T मीन सेकेंड। एक तो पहले असाइनमेंट जो होती है आपकी क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला Q upon T, Q यानी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। आपकी चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की होती है सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड भी आपकी यूनिट होती है। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक करंट की बात कर ली। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट क्या होती है, एम्पियर और कूलम पर सेकेंड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, बिकॉज ये वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं करता है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। अगर आपका लिख दिया जाए 1 मिली एम्पियर, यानी इसको बोलेंगे मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁶ एम्पियर, ये आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें या आपसे पूछा जाए किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने,
तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पिछला जो यूनिट पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू एन ई। चलो आगे बात करते हैं। Q इक्वल टू एन ई जब पढ़ा था तो यहाँ पे जहां पे Q लिखा हुआ है, I इक्वल टू जहां Q लिखा हुआ वहां पे लिख देंगे एन ई अपॉन टी। तो यहां से n इक्वल टू आपका हो जाएगा आई टी अपॉन। ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। आगे बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात हो गई। इलेक्ट्रिक करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट एम्पियर होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हमने मान लिया कोई एक चार्ज है, बहुत दूर है, बहुत ही दूर, अभी पढ़ा भी था आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में। वो चार्ज क्या है, Q इन्फिनिटी में रखा हुआ है, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाना है। वो पॉइंट कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी उसको वहां से यहां तक लाना है। ठीक, द वर्क डन bringing a charge from infinity to a point in an electric field known as electric potential at that point। ध्यान सुनिएगा, इस चार्ज को वहां से, कहां से, इन्फिनिटी से, पता नहीं है, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाएंगे। वो पॉइंट कहां आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां पे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। भैया जब उसको वहां से यहां तक लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। भैया किसी को क्या ऐसे उठा लिया है क्यों, यानी उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। जब इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी क्या हो गया, वर्क। क्या हो गया, वर्क। अब उसको उठा के लेके आ रहे हैं, यानी ब्रिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो द वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट in an electric field known as electric potential at that point। यानी जो पॉइंट है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है और वो चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है और वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। बहुत ध्यान सुनिएगा, द वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। V इक्वल टू W अपॉन Q। इसकी यूनिट जो होती है आपकी क्या होती है, वोल्ट, और वर्क की यूनिट होती है जूल और कूलम, जूल पर कूलम। आपकी ये भी यूनिट हो सकती है। वोल्ट तो आपका इलेक्ट्रिक यूनिट है, क्या होती है, बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट क्या होता है, वोल्ट। बोल दिया सबने, आराम से बोल दिया, लेकिन ये क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कौन सी, जूल पर कूलम। चलो आगे बात करते हैं लोग। अब ये आपका है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस। और डिफरेंस हमेशा दो चीजों में होता है, एक चीज में डिफरेंस नहीं बता सकते हो। दो चीजें आपको चाहिए, यानी आपने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी। यहाँ पे वोल्टेज VA है और यहाँ पे वोल्टेज VB है। जब वोल्टेज यहाँ VA है और यहाँ वोल्टेज VB है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q ले लिया, उसको इस पॉइंट से या तो यहाँ ले जाएंगे या वहां से यहाँ ले जाएंगे। ठीक, ले जाएंगे तो कहीं पे उठा के ले जाएंगे, फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेस होगा, क्या होगा, वर्क यहाँ भी होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फ्लोइंग अ चार्ज वन पॉइंट टू अनदर। द अमाउंट, या फिर बोलो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फ्लो अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। यानी किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या दूसरे से पहले ले जाएं, लाने ले जाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। उसी क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फ्लो द चार्ज थ्रू द यूनिट ऑफ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर known as potential difference between the points। The amount of work done to flow the unit positive charge from one point to another or another to one known as potential difference between the points। यानी इसको लिख सकते हो आप लोग VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q ले जाए, और VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। भैया यहाँ एक चीज याद रखना, ये कब होगा, जब VA इज ग्रेटर देन VB होगा। तो जब VB ग्रेटर होगा आपका किससे, VA से, तब आपका ये होगा। यानी दोनों फॉर्मूला सही है और यूनिट भी इसकी क्या होती है, सेम होती है जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है। यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट।
और जूल पर कूलम। चलो भैया आगे बात करते हैं, आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, आगे बात करते हैं लोग। अब आपका आ गया है ओम्स लॉ। एक ओम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया और अपना नाम रख दिया, जिसको बोल दिया गया ओम्स लॉ। उन्होंने जो लॉ दिया उसका नाम अपने नेम के अकॉर्डिंग रख दिया, जिसको बोल दिया गया ओम्स लॉ। क्या दिया, ध्यान सुनना। सबसे पहले उन्होंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, हमने एक कंडक्टर ले लिया, देखो ये मान लिया कंडक्टर क्या है, ए बी, ठीक है, और इस कंडक्टर को किसी एक वोल्टेज से ज्वाइन कर दिया है, तो इन दो पॉइंट का कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो गया, मान लिया V हो गया, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया V। तो ओम्स ने ला दिया, एक कंडक्टर लिया, ठीक है, उसमें एक करंट फ्लो करा दी, और इन दो जो पॉइंट हैं, दो एंड हैं, जब दो पॉइंट हो गए तो इनके बीच का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा V, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा वहां, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्योंकि ओम ने ला दिया था, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कितने से ध्यान सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, when a current passing through a conductor, the potential difference of the conductor is directly proportional to the current। ये डायरेक्टली का सिंबल है, ठीक भैया। V अपॉन I प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल आएगा, और क्या आएगा यहाँ पे, कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, ठीक। तो कांस्टेंट की जगह उन्होंने दे दिया एक R नाम का सिंबल, और इस R नाम के सिंबल को हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, अब पूछो ये कौन सी बला आ गई, ये रेजिस्टेंस क्या है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट, जो करंट के फ्लो को अपोज करे, यानी जो जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो उसको धीमा करे, अपोज करे, उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। अब इसका सिंबल हो देख लो भैया क्या होता है, इसका सिंबल ये होता है, ये क्या है, रेजिस्टेंस। वर्क एज आ ब्रेकर, ब्रेकर क्या करता है, गाड़ी की स्पीड को स्लो करता है, सेम रेजिस्टेंस का वही काम है। ये किसकी स्पीड को स्लो करेगा, करंट की स्पीड को क्या करेगा, स्लो करेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हेन अ करंट I जो है पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली टू द करंट रिमेनिंग सेम एरिया लेंथ एंड टेम्परेचर। रिमेनिंग सेम एरिया, एरिया ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये रिमेनिंग सेम एरिया और लेंथ एंड टेम्परेचर, यानी ये तीन फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी होती है, एरिया लेंथ एंड टेम्परेचर, ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। फिर से ध्यान सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, the potential difference of the conductor is directly proportional to the current remaining same area length and temperature। जो मैंने अभी बोला remaining same area length and temperature, जब तक ये नहीं होगा तब तक आपको ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा, यानी ये तीनों चीजें कांस्टेंट होनी ही चाहिए आपकी, ठीक है। V प्रोपोर्शनल I, V पर I को कांस्टेंट, कांस्टेंट आएंगे R आएगा, R को हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। तो V को क्या आ गया, यहाँ से V को आ गया आपका I R, रेजिस्टेंस क्या होता है, R होता है, मैंने रेजिस्टेंस बता दिया, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट, वर्क एज अ ब्रेकर। जैसा आप गाड़ी की स्पीड को स्लो करने के लिए ब्रेकर का बनाते हैं, वैसे करंट को स्लो करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी क्या, ओम। क्या होती है, ओम, जिसको हम लोग इस प्रकार शो करते हैं, ये आपका सिंबल हो गया यूनिट का, किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो आप लोग एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए, व्हाट इज ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हेन अ करंट I passing through a conductor, the potential difference of the conductor is directly to the current remaining same area length and temperature। आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे हम लोग ओमिक और नॉन ओमिक की। ओमिक वो होता है जो ओम्स लॉ फॉलो करता है, यानी अगर V और I के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो R की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कांस्टेंट, क्या आएगी, कांस्टेंट। अगर ग्राफ ड्रा करेंगे इस प्रकार, ये 2 और ये हो गया 4,
फिर अगर ये आपका 4 है तो ये आपका हो गया 8, फिर ये आपका 6 है तो ये आपका हो गया 12। जरा देख लो, ऐसे करके आपका आपस में जाएगा। यानी v अपॉन आई की वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या आएगी, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट आएगी तो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है तो क्या है, ओमिक। क्या है, ओमिक। ओमिक में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जहां r क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नॉन ओमिक में क्या होगा आपका, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा, या ग्राफ ऐसे बनेगा, या ग्राफ ऐसे बनेगा, v अपॉन आई, v अपॉन आई, v अपॉन आई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। एवरी पॉइंट पे जैसे जैसे आगे बढ़ते हो डिफरेंट होती जाएगी। तो ये आपके नॉन ओमिक के सिंबल हो गए, तो ये आपका हो गया ओमिक का। ओमिक और नॉन ओमिक की बात होगी। अब हम आगे बात करेंगे फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने बताया था रिमेनिंग सेम एरिया लेंथ एंड टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है कंडक्टर के लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। अगर हम उस कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर कंडक्टर की लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस का, लेंथ बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ये जो वायर होता है उसके एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मैंने बताया फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, मार्कर धोखा दे रहा, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर इस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी इफ वी इंक्रीज द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर द रेजिस्टेंस भी डिक्रीज, और इफ वी डिक्रीज द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। कौन सा एरिया क्रॉस सेक्शन, ये देखो रेजिस्टेंस, सॉरी ये आपका वायर है, ये जो एरिया होता है इसी बोलते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन, और ये वही लेंथ। यानी लेंथ बढ़ाने पे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इफ वी इंक्रीज द लेंथ द रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, इफ वी डिक्रीज द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। लेकिन इस पे जस्ट अपोजिट होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन हमें ये पता लगा कि रेजिस्टेंस जो होता है ये होगा प्रोपोर्शनल आएंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, ये रो जो है ये आपका होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको बोल सकते हैं लोग रेजिस्टिविटी। क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी। तो यहां से आपका रो इक्वल टू क्या होगा, रो इक्वल टू होगा RA अपॉन L। रो आपका होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपकी यूनिट क्या होगी इसकी, आर की यूनिट ओम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, ये डैश है बेटा, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल तो क्या आ गया ओम मीटर। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। चलो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।